नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि आशुतोष जो है वो मंदिर मार्ग थाने से बाहर निकल आए हैं। पुलिस पूछताछ के बाद आशुतोष बाहर निकले हैं और करीब 4 घंटे वो थाने के अंदर थे। कल जिस तरीके से हंगामा हुआ बीजेपी दफ्तर के बाहर, उसके बाद आम आदमी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कई मामले दर्ज किए और अभी 4 घंटे तक मंदिर मार्ग थाने में आशुतोष से पूछताछ हुई है। आशुतोष से क्या पूछताछ हुई, क्या बातचीत हुई, ध्यान से सुने। मैं चढ़ के लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग पीछे जाइए, शांतिपूर्वक जाइए। सारा घटनाक्रम मैंने उनको बताया है और मैंने उनसे ये भी कहा है कि इन लोगों ने कहा कि आप अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए। मैंने कहा मेडिकल चेकअप करा लेंगे। उसके बाद इन्होंने अखिलेश जी से पूछताछ की। अखिलेश जी से सारे जो पूरा घटनाक्रम था वो उन्होंने बताया। उसके बाद हम थोड़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और बाद में हमने कहा कि आप मुझे बताया जाए कि आपने मुझे अरेस्ट किया है या आपने मुझे डिटेन किया है। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा कि आपकी जो इंट्रोगेशन है पूरी हो चुकी है और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। क्या आपको वीडियो फुटेज दिखाया, कुछ इस तरीके की बातें हुई? इंटेरोगेट करने के वक्त क्या क्या सवाल जवाब किए इन लोगों ने? देखो, इन्होंने मुझे कोई वीडियो फुटेज नहीं दिखाया। एक सवाल जरूर पूछा कि आपने वीडियो फुटेज देखा है। मैंने कहा कल दिन भर मैं पार्टी के कामों में बिजी था उस पूरे घटनाक्रम की वजह से, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत फुटेज देखा है, मैंने पूरा फुटेज नहीं देखा। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस से यह आग्रह करूंगा कि वो सारे वीडियो फुटेज की ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल करने, परीक्षण करने और अगर कुछ भी आपत्तिजनक हमारी तरफ से पड़ता है तो जो भी कानूनी कार्रवाई इनकी समझ में आती करें। हमारी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। हम लोग वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने हमला किया था। मेरे ऊपर जो आरोप लगा कि मैं मॉब को लीड कर रहा था, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं वहां पे खड़े होके जो वीडियो फुटेज टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है, मैंने वहां पे खड़े होके लोगों को, मेरी पीठ बीजेपी पार्टी की तरफ है, मेरे ऊपर डंडे से हमला किया गया। मैं जब नीचे गिरते गिरते बचा, मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। मैं वहां पे सिर्फ जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनको शांत कर रहा था। उनको 3 शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे। सुना आपने आशुतोष क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल 10 का 10 जिसको न्यूज एक्सप्रेस भी उठा रहा है कि आखिर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला दर्ज क्यों किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर यह मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। और अब जो हमारी खास पेशकश है वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ड्रामा करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बिहार में लालू यादव ने किया टिकटों का बंटवारा। बेटी मीसा यादव को दी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव की सीट। नाराज रामकृपाल ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। मामले में आरोपी सभी 14 नेताओं को मिली जमानत। दिल्ली चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को भेजा नोटिस। पूछा बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन के लिए क्या पहले से ली थी इजाजत। तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट में फूट। जयललिता ने छोड़ा लेफ्ट का साथ, चुनाव तक भी नहीं चल पाया साथ। कांग्रेस से अलग पार्टी बनाएंगे आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी। 12 मार्च को राजमुंद्री में करेंगे नई पार्टी और एजेंडे का ऐलान। डॉक्टरों की हड़ताल के सवाल पर भड़के मुलायम सिंह यादव। पत्रकारों से कहा, आपके घर में कौन मरा। हड़ताल के दौरान हुई मरीजों की मौत पर पूछा गया था सवाल। एक बड़ा सवाल न्यूज एक्सप्रेस पूछ रहा है और वो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ड्रामा करते हैं। इस सवाल को पूछने की वजह क्या है? कई सारी वजह है। अगर शुरुआत उस वाकये से करें जो कल हुआ और पीछे की तरफ जाएं तो कई सारे ऐसे
दृश्य ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे थे। क्यों? स्टडी टूर पे गुजरात गए, कहीं से वो स्टडी टूर दिखाई देता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कल जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो कुछ भी हुआ, क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? और क्या वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल की रजामंदी के बगैर था, जो रात में उनको माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि ऐसा मत करो? बहुत सारे सवाल हैं। यही है आज का हमारा खास मुद्दा। जंतर मंतर पर ड्रामा, विधानसभा में ड्रामा, रामलीला मैदान में ड्रामा और अब बीजेपी मुख्यालय में ड्रामा। तो क्या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ड्रामा करती है? पिछले 2 दिनों में सवाल का मतलब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर केजरीवाल से वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद में बैठे लोगों को बुरा लग सकता है। आपको ये तस्वीरें याद होंगी। 4 सिपाहियों को सस्पेंड कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का धरने पर बैठ जाना क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति की तस्वीरें थी या फिर एक ड्रामे की? तब इस सवाल का जवाब साफ नहीं था, लेकिन 5 मार्च को यह साफ हो गया। चलाकर भ्रमित कर रहे हैं, इनके पीछे कोई या तो विदेशी हाथ है या माओवादी हाथ है, और हम इसका खंडन करते हैं। आशुतोष के ऊपर हम लोग चाहते हैं कार्रवाई हो और उसे डिसबैंड किया जाए, डिसबार किया जाए, बार किया जाए चांदनी चौक चुनाव लड़ने से। हम लोग किसी भी माओवादिस्ट को ऐसे नहीं अलाउ करेंगे कि हमारी संसद में घुसे। पुलिस जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, ये लोकतंत्र के लिए किस तरीके से देखते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पथराव शुरू हुआ, हमारे सामने लोग हैं और आप उनके शॉट्स लीजिएगा। कहां है वो लड़का जिसके सर पर चढ़ा? कहां है दूसरा जिसकी उंगली? 1 मिनट, ये सब जो है आतंकवादी हमले हैं, माओवादिस्ट हमले हैं। ये लोग अपनी टीवी के माध्यम से राजनीति चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। झंडा उठाने से किसी की सोच नहीं बदलती। हमारी मांग है कि आशुतोष, जिसने इस प्रदर्शन को लीड किया, और केजरीवाल जी, ये देखिए आप, देखिए ये लड़का दो दिन भी नहीं हुए चुनाव के ऐलान के, लेकिन ऐसा लगता है जैसे देश के सारे मुद्दों की पौध अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं के दरवाजे पर आकर मुरझा गई है। गुजरात में दूसरे दिन भी केजरीवाल मोदी की जमीन पर अपनी राजनीति की गहराई की थाह लेते रहे। ये लोग करेंगे, हम लोगों को इस सब चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन मेरा अभी भी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने कल रात को बोला था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। कल मेरी नॉलेज में आया कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटों वाला है, और किसी भी हालत में हम लोगों को हाथ नहीं उठाना और हर चीज के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या ये अपने आप में एक नाटक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल शैक्षणिक भ्रमण पर गुजरात गए हुए हैं? वो कहते हैं कि वो स्टडी टूर पर हैं और स्टडी टूर पर गए हुए एक आदमी के पीछे सैकड़ों समर्थकों की फौज है जो झाड़ू लहराती हुई नारे लगाती है और विद्यार्थी की महानता के गीत गाती है। मुझे बताया एक लड़का मिला, बोला जी मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया था, 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने के पैसे देते हैं। कहते हैं कि गुजरात में प्रोहिबिशन है, पुलिस जो है वो बाकायदा अनऑफिशियली उनके सारे ज्वाइंट है वहां पे। 38 साल की उम्र में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस तरह से उन्होंने सत्ता पाई और फिर ठुकराई वो न तो सामान्य था और न ही सहज। उनकी नाटकीयता आकर्षित तो करती है, आश्वस्त नहीं करती, लेकिन इसका आकर्षण उनकी पार्टी में खरबूजे के रंग की तरह फैल चुका है।
अगर तुम इनकी माता को कह रहे हो तो उनकी भी माँ है और भारत माता भी है, और ये गालियां देने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। और इन्होंने जो दिखाया ना 56 इंच की छाती कहते हैं, 56 इंच की छाती चूहे जैसा दिल है। अरविंद केजरीवाल वहां पे गया तो उसका क्या बिगड़ने वाला था, उसको डर किस बात से लग रहा था? कहते मैं 56 इंच की छाती लेके घूमता हूँ। अरे 56 इंच की छाती लेके घूमता है तो आजा बनारस में, आजा लखनऊ में, उसको दिखाएंगे हम, उसकी जमानत तब न कराई तो फिर कहना। राहुल गांधी की भी तो रैली हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल की कंपनी है और कंपनी कोई भी हो कम से कम पूंजी पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करना चाहती है। तो क्या केजरीवाल की कंपनी की पूंजी उसका अभिनय है? अभी तो इसका जवाब हाँ लगता है। केजरीवाल को समझना होगा कि बड़ा अभिनेता बड़ा नेता भी हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि राजनीति तो उसी को बड़ा बनाती है जो नाटक से नहीं नीतियों से रास्ता बनाता है। नवीन कुमार, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि राजनीति उसको बड़ा बनाती है जो नाटक से नहीं नीतियों से बड़ा बनता है। इस शो को मैं ओपन कर रहा हूं। हमारे साथ हमारे पैनल में कौन कौन जुड़ा है मैं यहां पर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल सिंह जी, आपका स्वागत है। रामकृपाल जी, जयवीर शेरगिल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी उत्तर प्रदेश, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं इस शो को ओपन कर रहा हूं रामकृपाल जी से। क्या अरविंद केजरीवाल ड्रामा करते हैं? जो जो चीजें उनके ऊपर अभी तक देखी हैं, जिस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो ड्रामा करते हैं? देखिए, ड्रामा शब्द का तो मैं न इस्तेमाल करूंगा न उसके समर्थन में कुछ कहूंगा। स्थितियां अरविंद केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से कई बार जो वो कैलकुलेट करते हैं वो ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। देखिए, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कहा जनता दरबार करूंगा, और उन्होंने ये नहीं कर ये बिल्कुल आकलन करने में वो विफल रहे कि कितने लोग आ सकते हैं। तो नतीजा हुआ उनको छत पे भागना पड़ा। उन्होंने कहा मैंने सोचा ही नहीं था। तो जो भी आप कदम उठा रहे हैं, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने नहीं सोचे हुए हैं तो यही हालत होगी। मुझे लगा कि शायद उससे उन्होंने थोड़ा सबक लिया होगा, कुछ चीज़ों को देखा होगा, लेकिन एक के बाद एक कदम वो उठाते जा रहे हैं। जब आप गुजरात में जा रहे हैं, आपको पता है कि ये बीजेपी का स्ट्रांग बेल्ट है, वहां जा करके आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो कानून का उल्लंघन होगा, तो फिर उसके नतीजा क्या है कि उस तरह के आप कदम उठाएंगे तो उस तरह का काम करने वाले बहुसंख्यक जो है वो बीजेपी वहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। और कहीं मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं और फिर आज दोहराना चाहता हूं कि देखिए, दो चीज होती है। हंसिया फसल काटे तो औजार है, अगर गला काटे तो हथियार है, एक ही चीज होती है। तो कृपया, मुझे लगा अरविंद केजरीवाल जी औजार को हथियार बना लेते हैं, जब मौका मिलता है तो उसको हथियार बना लेते हैं। लेकिन अगर आप एक बार औजार को हथियार बनाएंगे तो वो बाउंस बैक करेगा और वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसलिए उनको अब लगता है कि चूंकि सफलता, अरविंद केजरीवाल को अप्रत्याशित सफलता बहुत जल्दी मिल गई, तो वो सोचते हैं कि जितना विद्रोही सुर करोगे, संसदीय लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं को तोड़ते हुए आप जो अचीव करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो मुश्किल है। और जैसे उनका आकलन गलत निकला था जनता दरबार के बारे में, वैसे ही आकलन 16 मई को जब बक्से खुलेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये चीजें अब नहीं चल सकती। संसदीय लोकतंत्र अगर आपको मान्य है, उसमें कमियां हैं, तो उसके तरीके आपको संसदीय लोकतंत्र पर चलकर के ही आप हासिल कर सकते हैं। ये भीड़ तंत्र और बहुत ज्यादा एक्टिविज्म और उसको हिंसा तक जाएगा, ये आकलन तो आपको करना चाहिए ना कि कब कोई चीज हिंसात्मक रूप ले लेगी इस देश में। आप चाहे जितना कहते रहिए कि हम गांधीवादी तरीके से, यहाँ हर पार्टियां यही कहती हैं कि वो गांधीवादी और गांधीवादी तरीके से, फिर भी इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है, कितनी तरह की घटनाएं होती हैं। अगर आप इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दीर्घकालीन राजनीति के लिए आप मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद जी अभी अनफिट हैं और उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, यहां पर मैं सारे पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं और उसके बाद सौरभ मैं आपके पास आ रहा हूं। अगला सवाल मेरा जयवीर से। जयवीर, पॉलिटिक्स जो एक्टिविज्म की है वो कुछ ज्यादा स्ट्रेच हो रही है और उसमें ड्रामेटिज्म ज्यादा आ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? निशान जी, शुरू में आपने कहा था कि अगर हम पीछे की तरफ देखें, अगर आम आदमी पार्टी जब से आई और आज तक का सफर देखें तो उसकी हाईलाइट क्या होगी? वो होगी कानून तोड़ना, नियमों की उल्लंघना करनी। वही नहीं, ये सोचते हैं कानून और नियम वही होंगे जो हम कहते हैं,
जो कानून की किताब में काले अक्षर में लिखा है वो कानून नहीं है। सोमनाथ भारती का इंसिडेंट ले लीजिए, जल लोकपाल की बात ले लीजिए, सॉलिसिटर जनरल तक की ओपिनियन इन लोगों ने नहीं मानी। जब भी ऐसा हादसा होता है तो ये मुल्जिम भी खुद होते हैं, वकील भी खुद होते हैं, जज भी खुद ही होते हैं। ये जरूरी बात है। ये इनको यहां अहंकार है या फ्रस्ट्रेशन है, ये मैं नहीं जानता। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कहीं भूल रहे हैं कि आपका आक्रोश, उत्साह एक जगह है, और ये चीप पब्लिसिटी या पॉलिटिकल स्टंट कानून नहीं बदल सकता। जरूरी बात, कल मैं आपके चैनल के जरिए इनकी क्लिप देख रहा था। गुजरात में इलेक्शन कमिश्नर एचएस ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन कोड तोड़ा है। ये पुलिस वाले से बहस कर रहे हैं कि तुम नहीं जानते, मैं इलेक्शन कोड जानता हूं। कल को जो संविधान, कानून इनकी समझ से वो नहीं है, जो लिखा है आप उसको नहीं बदल सकते। पर मुझे लगता है, मैं इसको अहंकार कहूंगा। जैसा इन्होंने कहा, ये भूल गए हैं, ये अपने शोरगुल में सारी दुनिया को भूल गए हैं। क्या ये अहंकार है? सौरभ, मैं आपके पास आने वाला हूं। मेरे साथ अभी शिव प्रताप शुक्ला जी भी हैं, उनके पास भी आने वाला हूं। सवाल एक यहां तक सीमित नहीं है कि ये पूरा ड्रामा है या ये है, क्या ये माना जाए कि एक तकनीक से कामयाबी मिली, अब उस तकनीक को ठोक बजा के हर जगह इस्तेमाल करो, लेकिन जो लोगों का देखने का नजरिया है वो कितना बदला है? ब्रेक के बाद। हमारा ये मुद्दा है कि क्या केजरीवाल एंड कंपनी ड्रामा करती है। इसमें कई हमने आपको उदाहरण दिए, कई यहां पर अभी तक इस शो के इस भाग में जो रामकृपाल जी ने बोला कि एक औजार है, उसका हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, औजार के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से करना चाह रहे हैं? जयवीर शेरगिल जो है वो बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट्स है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी उत्तर प्रदेश। शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं जी, खासकर कल जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, खासकर कल जो हमने गुजरात में देखा, क्या वो एक पूरा ड्रामा